नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली थोड़ी थमने के बाद थोड़ा स्थिर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वो कॉन्फिडेंस अगर हम मार्केट की बात करें तो अभी वापस नहीं आया है, लेकिन बाजार थोड़ी बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। अगर हम कल के बीते सेशन की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में लगातार 4 दिन नए लाइफ हाईज बने और उसके बाद मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। डाउ जोन्स पहली बार 45,000 का स्तर छूने के करीब पहुंचा और नैस्डैक में गिरावट देखी गई। वैसे आज की अगर बात की जाए तो थैंक्स गिविंग के अवसर पर अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे, तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइन्स पर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस से 5 प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी का किया आह्वान। वित्त वर्ष 2024 में भारत फ्रांस कारोबार $15 अरब के स्तर पर। भारत में विनिर्माण संयंत्र लगाने का भी दिया न्योता। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 11 स्थानों की छलांग लगाकर शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ भारत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिफिक पब्लिकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंसंट्रेशन और आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट्स में पहला स्थान हासिल। साथ ही निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में दूसरे स्थान पर भारत। समुद्री इलाकों में खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी आज से। अरब सागर और अंडमान सागर में 13 खदानों की होगी नीलामी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी के लिए जरूरी है ये खनिज। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 13 अंकों की बढ़त के साथ 80,446 के लेवल पर, निफ्टी 24,275 पर कारोबार करता हुआ आ रहा है नजर। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी दिन भर हमारी नजर। और आइए अब जानते हैं दुनिया भर के बाजारों का सूरत हाल और गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं कि आखिरकार जिन स्तरों का हम जिक्र कर रहे थे तो 24,328 का लेवल है और 30 अंकों के दायरे में कारोबार करता हुआ, वो भी हरे ट्रेडिंग सेशन पे नजर आ रहा है गिफ्ट निफ्टी। सेंसेक्स का ओपनिंग देखें तो 80,246 का लेवल, 12 अंक ऊपर सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ, यानी कि जो कॉन्फिडेंस की हम बात करें वो वापस कहीं ना कहीं लौटता हुआ नजर आ रहा है। एक रुख निफ्टी का भी देख लेते हैं कि निफ्टी इस वक्त किस तरह से है। निफ्टी भी 24,275 के लेवल पर है। एफएमसीजी, आईटी, डिफेंसिव स्टॉक्स यानी कि फार्मा इस वक्त हरे निशान में ट्रेड करते हुए। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बाजार में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, नजर डालते हैं इस वक्त टॉप गेनर्स पर। अदानी एंटरटेनमेंट, एचडीएफसी लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक। कोयला उत्पादन में जिस तरह से लगातार भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, स्टॉक इस वक्त एक्शन में। अदानी एंटरटेनमेंट खबरों के दम पर उछलता हुआ, एचडीएफसी लाइफ का भी यही सूरत है और बैंकिंग सेक्टर का लीडिंग काउंटर भी एचडीएफसी बैंक बढ़त के साथ। लेकिन कहाँ पर मुनाफा वसूली हावी है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी भी है। आयशर मोटर्स, एमएनएम, सिप्ला, इन्फोसिस, मारुति, यानी 2 दिग्गज काउंटर जब हम बात करते हैं ऑटो क्षेत्र की, और साथ ही साथ एक डिफेंसिव सिप्ला इस वक्त मुनाफा वसूली के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 80,201 का लेवल, अभी 32 अंक की गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजार। निफ्टी भी 24,273 का लेवल, 1 अंक का दबाव यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स ने कल कैसा परफॉर्म किया, ये फ्यूचर्स का आंकड़ा है। हालांकि आज बंद रहेंगे थैंक्स गिविंग की वजह से अमेरिकी बाजार, लेकिन डाउ जोन्स फ्यूचर्स इशारा कर रहा है 52 अंकों की बढ़त। एसएनपी में दबाव, वहीं नैस्डैक भी, क्योंकि ख़ास तौर पर जो तमाम आईटी के स्टॉक्स हैं उसकी वजह से नैस्डैक के सूचकांक में दबाव देखा जा रहा है। लेकिन एशियन बाज़ारों की अगर हम तरफ नज़र डालें तो क्या कारोबारी, ये यूरोपियन बाज़ार है जहाँ पे एफटीएससी रेंज बाउंड दायरे में, लेकिन कैक और डैक्स दोनों ही इस वक्त दबाव के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ईसीबी ने यूरोपियन बाज़ारों के लिए राहत पैकेज की अनाउंसमेंट की है, तो क्या वो राहत मिलेगी मार्केट्स में, नहीं ये देखेंगे। एशियाई बाज़ारों को देखें तो सिवाय हैंग सेंग को अगर हम छोड़ दें तो जापानी बेंचमार्क निकाई 268 अंकों की बढ़त के साथ और कॉस्पी में भी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो लबोलुबाब इस वक्त देखिए तो तमाम बाज़ारों को हमने आपके सामने पेश किया है, जहां पे अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़त है भारतीय शेयर बाज़ारों में। तो इन सभी
बाजार जो है वो जिस तरह से कारोबार करेंगे उस पर रहेगी हमारी नज़र। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रुक करते कुछ अहम खबरों की तरफ। तो बात करते हैं फ्रांस और भारत के रिश्तों को लेकर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और फ्रांस के बीच 5 क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की जो अपील है उसे किया है। इन क्षेत्रों में कृषि और फूड प्रोसेसिंग, अक्षय ऊर्जा, एरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डिजिटल तकनीक शामिल है। फ्रेंच फॉरेन ट्रेड एडवाइजर्स के एशिया पैसिफिक आयोग 2024 में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत तेजी से अपनी रक्षा क्षेत्र में विस्तार कर रहा है और केंद्र भारत में निर्माण के लिए दुनिया भर की कंपनियों को आमंत्रित कर प्रोत्साहन दे रहा है। इसके साथ ही इन कंपनियों को 100% मालिकाना हक दे रहा है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में फ्रांस के साथ व्यापक सहयोग की जरूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि भारत की पेटेंट संरक्षित व्यवस्था में तकनीकी हस्तांतरण पर जोर नहीं दिया जाता। भारत विमानन क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ एक्सप्लोरेबल मार्केट है। भारत ने 1500 विमानों का ऑर्डर दिया और ये ऑर्डर बढ़कर अब 2000 विमान तक जा सकता है। उन्होंने फ्रांस के विमानन क्षेत्र को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए भी गुजारिश की। पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों को अगर देखें तो एक साथ मिलकर तकनीकी नवाचार करने की प्रबल संभावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच वित्त वर्ष 2024 में द्विपक्षीय कारोबार 15 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा, जिसमें भारत का निर्यात 7 अरब डॉलर और आयात 8 अरब डॉलर था। Over the decades, our partnership has evolved into a robust framework encompassing defense, space exploration, civil nuclear energy, digitalization, and our shared vision for the Indo-Pacific region. The adoption of the Horizon 2047 roadmap has further solidified our shared vision for the next 25 years. Bilateral trade between India and France in our financial year 2024 ended on March 31st reached $15 billion US. और साथ ही पीयूष गोयल ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष सोफी प्रमास से भी द्विपक्षीय मुलाकात की और इस दौरान भारत फ्रांस व्यापार और निवेश साझेदारी को और विस्तारित करने के लिए मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने और व्यापार को और आसान बनाने पर भी चर्चा हुई है। भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 11 स्थानों की छलांग लगाकर शीर्ष 50 देशों में शामिल हो गया। भारत ने अपनी स्थिति में 11 पायदान का सुधार किया और अब वो 49वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट ने टेक्नोलॉजी, लोक शासन, प्रभाव और उनके प्रदर्शन के आधार पर 133 जो तमाम अलग अलग इकोनॉमीज़ हैं उनके नेटवर्क आधारित अगर हम स्तर को देखें तो उस तत्परता को दिखाया गया है, जिसमें कुल 54 मापदंड शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भारत कई जो तमाम उसके संकेत हैं, मापदंड हैं, उस रिपोर्ट में आगे है, क्योंकि भारत में ये कहा गया इस रिपोर्ट द्वारा कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिफिक पब्लिकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंसंट्रेशन और ICT सर्विस एक्सपोर्ट्स में पहला स्थान हासिल किया। FTTH बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट ब्रैंडविड्थ में दूसरा स्थान। घरेलू बाजार पैमाने में तीसरा और दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश की अगर बात करें तो चौथा स्थान हासिल किया। वहीं निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में भारत वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट की माने तो भारत ने तकनीकी नवाचार, डिजिटल परिवर्तन में उल्लेखनीय ताकत के साथ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रगति का प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन DC के एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट को प्रकाशित किया। वहीं आपको ये भी बताएं कि NRI 2023 रिपोर्ट में भारत 60वें स्थान पर था। और अब बात फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने रबी फसल के दौरान किसानों को आवश्यक उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में 17 लाख टन से अधिक डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक आयात कर राज्यों को बांटे गए, जबकि घरेलू उत्पादन में 6.5 लाख टन की आपूर्ति की गई। मौजूदा रबी सीजन के लगभग 35 लाख मेट्रिक टन DAP और 55 लाख मेट्रिक टन
अन्य फर्टिलाइजर्स उपलब्ध करवाए गए। मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों और लाल सागर क्षेत्र में भू राजनीतिक संकट के बावजूद सरकार राज्य सरकारों और उर्वरक कंपनियों के साथ समन्वय कर किसानों की मांग पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 14 दिनों से दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हो गया। मेले के आखिरी दिन काफ़ी संख्या में लोगों ने मेले का अवलोकन किया। मेले में विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पंडालों को पुरस्कृत भी किया गया। और किन्हें मिला ये पुरस्कार, कैसे रहा ये पूरा सफ़र ट्रेड फेयर का, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशान अपनी खास रिपोर्ट में। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आखिरी दिन बुधवार को काफी संख्या में लोग मेले का दीदार करने पहुंचे। हर तरफ हो रही खरीदारी से मेले में प्रदर्शक भी काफी उत्साहित नजर आए। हमारे को कस्टमर्स का जो रिस्पांस था बहुत ही ज़बरदस्त था। हम यहाँ पे सीबकथॉर्न से बने हुए उत्पादों के अंदर डील कर रहे हैं और हमारे को जो पहले दिन पे दूसरे दिन पे अंतर्राष्ट्रीय मेले में कस्टमर्स मिले थे वो हमारे पास में आखिरी दिन पे आकर के रीपरचेज कर रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ देखने को मिला और यहाँ से हम बहुत सेटिस्फाई हैं। और सबसे अच्छा कि जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और जो है हमारे उत्पादों को बहुत अच्छे से प्रोत्साहन भी किया। मेला बहुत ही एक्साइटिंग रहा और जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही पॉजिटिव रहा। और कस्टमर जो पुराना कस्टमर्स है वो लोग तो आते ही है, इसके अलावा नया कस्टमर काफ़ी अटैचमेंट हुई है, प्रोडक्ट लाइक कर रही है, नया प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपीरियंस अच्छा आ रही है, बहुत ही अच्छा गया मेला। मेले में सर्वश्रेष्ठ पंडालों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इनमें थीम के अनुसार यानी विकसित भारत 2047 के अनुरूप पंडाल बनाने के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पंडाल के रूप में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, जबकि ओडिशा को रजत और असम को कांस्य पदक प्रदान किया गया। पीएसयू और पीएसबीएस की श्रेणी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जहां स्वर्ण पदक मिला तो वहीं कमोडिटी बोर्ड के लिए कॉयर बोर्ड को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। विदेश की श्रेणी में ट्यूनीशिया को स्वर्ण पदक मिला, जबकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी को स्वर्ण और स्वच्छ राज्यों के पंडाल के लिए गोवा को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में खान मंत्रालय को स्वर्ण पदक, आयुष मंत्रालय को रजत पदक, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन डिजी लॉकर को कांस्य, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। सशक्त भारत के लिए जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय के सरस को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया तो वहीं खादी ग्रामोद्योग को रजत पदक, एमएसएमई और पंचायती राज को कांस्य पदक प्रदान किया गया। पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच की श्रेणी में सेबी को जहां गोल्ड मिला तो वहीं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को रजत, सीबीआईसी और सीबीडीटी को कांस्य पदक, जबकि एनडीएमए और डाक विभाग को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। 45वां जो संस्करण था वो संपन्न हुआ और हम कह सकते हैं कि ये अभी तक हुए जितने भी हमारे ट्रेड फेयर थे उन सभी पे ये सर्वोपरि है। इसमें रिकॉर्ड एग्जिबिटर्स आए, रिकॉर्ड स्टॉल्स बने और बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पे अब की बार विजिटर्स आए। इस बार व्यापार मेले में साझेदार राज्य के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार को स्वर्ण पदक दिया गया, जबकि फोकस राज्य के रूप में झारखंड को स्वर्ण पदक मिला। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वक्त तो चला कि हम एक ब्रेक लें, लेकिन आगे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के फोकस में यूनिफाइड लाइसेंस को लेकर कि कैसे ये लाइसेंसिंग की पूरी दुनिया को बदल सकता है। और होंगी कारोबार जगत से जुड़ी और कुछ खबरें, लेकिन आप बने रहिए डीडी न्यूज़ में हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए बात करते हैं आज के फोकस की।
और आज के फोकस में हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड लाइसेंस को लेकर। तो क्या है यूनिफाइड लाइसेंस? संसद के चालू सत्र में माना जा रहा है कि यूनिफाइड लाइसेंस को मिल सकती है मंजूरी, जिसमें 100% विदेशी निवेश भी संभव है। तो भारत में अभी तक अगर हम देखें तो लाइफ और जनरल हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी जटिल हैं, लेकिन इंश्योरेंस की दुनिया में अब एक बदलाव होने वाला है। जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी अब जीवन बीमा बेच पाएंगी अगर यूनिफाइड लाइसेंस को मंजूरी मिलती है। इससे क्या होगा? जो तमाम नियम हैं उसमें जो जटिलताएं हैं पॉलिसी को लेने के लिए, उसमें कमी आएगी। घरेलू और विदेशी बीमा कंपनियां निवेश के लिए आगे बढ़ेंगी, प्रोत्साहित होंगी कि भाई हम इस बीमा सेक्टर में आएँ और निवेश करें। एक ही कंपनी के हर तरह के इंश्योरेंस कवर देने से अब ग्राहकों को भी सहूलियत होगी, यानी अलग अलग कंपनियों के पास आपको अलग अलग बीमा के लिए नहीं जाना होगा। यूनिफाइड लाइसेंस के इस कदम से इंश्योरेंस कंपनियों के बीच कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अब ग्राहकों को भी बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिलेगी क्योंकि आप कंपैरिजन कर पाएंगे आसानी से। वहीं जो नियम से जुड़ा हुआ ढांचा है उसमें भी सुधार होगा क्योंकि एक ही कंपनी के पास अब तमाम तरह के इंश्योरेंस के उत्पाद मिलेंगे। इंश्योरेंस कंपनियों की गतिविधियां जो हैं भाई किस तरह से वो काम कर रही हैं, अब बेहतर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। इंश्योरेंस के सेक्टर में नौकरियों के अवसर में बढ़ोतरी होगी क्योंकि अंडर वन एम्बिट आपको तमाम अलग अलग तरह की इंश्योरेंस मिलेगी। युवाओं को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। तो यूनिफाइड लाइसेंस की जब हम बात कर रहे हैं कैसे, और अगर बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी मिलती है जो कि अभी प्रस्तावित है, तो वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा जब हम आर्थिक अध्याय की बात करते हैं बीमा सेक्टर से जुड़ी हुई। और इसी खास फोकस पर चर्चा करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र कुमार साहब, उपाध्यक्ष इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल यही कि हमने कोशिश की अपने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बताने की कि यूनिफाइड इंश्योरेंस कैसे इंश्योरेंस की दुनिया को बदल देगा, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अंडर वन एम्बिट जब आपको तमाम तरह के इंश्योरेंस मिल सकते हैं, ताकि वो जनरल है, हेल्थ से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस है, ये कितना आसान होगा एक ग्राहक के लिए? धन्यवाद मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। और जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में सब कुछ कवर कर लिया है, ग्राहक को आसानी ऐसी होगी कि उसको मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से डील करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो एक ही इंश्योरेंस कंपनी से अपने सारे प्रोडक्ट, चाहे वो जीवन बीमा के हो, साधारण बीमा के हो या स्वास्थ्य बीमा के हो, वो सब उसको ले सकता है और कस्टमर सर्विस के अंदर में इसको मतलब अच्छी सुविधा मिलेगी। दूसरा इसमें ये होगा, यूनिफाइड लाइसेंस की वजह और जाने से रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योरेंस कंपनी का कम हो जाएगा क्योंकि एक ही लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जबकि आज की तारीख के अंदर में 2 या 3 लाइसेंस की जरूरत है, लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस को अलग अलग लेते हुए। तो वो आसानी होगी, रेगुलेटरी कंप्लायंस भी कम होगा, उससे कॉस्ट कम हो सकता है और इसका फ़ायदा बीमा उपभोक्ताओं के लिए होगा, जैसे कि प्रीमियम की दर शायद कम हो सकती है। और ये 3-4 पहलू हैं जिससे इसका फ़ायदा कस्टमर्स को हो सकता है। और ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया अभी कि इसमें नौकरियों की संभावनाएं हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वेरिएबल पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। अगर इंश्योरेंस सेक्टर को आप देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर में डायरेक्ट इंडायरेक्ट से ज़्यादा वेरिएबल पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो एजेंट हो, कॉर्पोरेट एजेंट हो, ब्रोकर्स हो, वो लोग कंपेयर टू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा हैं इस क्षेत्र में। तो और जी 100% एफडीआई भी इसके अंदर में मतलब आधुनिक तकनीक लेके आएगी, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार होगा और नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला करके इंश्योरेंस कस्टमर्स को मतलब कैसे नए और अच्छे प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट्स उनको दे सके, ये इन सब चीज़ों के अंदर में इसका बिल्कुल। नरेंद्र जी, और खासतौर पे घरेलू और जो विदेशी बीमा कंपनियां हैं उनके लिए निवेश बढ़ाने के लिए भी एक बहुत अहम हम मान सकते हैं कदम है, क्योंकि फिर उनको नए क्षेत्रों में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। और अभी भी हम मानते हैं कि बीमा सेक्टर में बहुत सी संभावनाएं हैं और अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर है। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर में बीमा का पेनिट्रेशन डेवलप्ड मार्केट से बहुत कम है। हम लोग लगभग 4% के आसपास हैं और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में ये 7-7.5% के आसपास है। तो डेफिनेटली अगर 100% एफडीआई इसमें आता है तो इसमें नए प्लेयर्स को आने का मौका मिलेगा, जिससे नया मार्केट एक्सपेंड होगा
और मतलब नए प्रोडक्ट्स और बेटर प्रोडक्ट्स मिलने की, इमर्जिंग मार्केट्स, इमर्जिंग रिस्क्स के जो प्रोडक्ट्स है उसकी अंडरराइटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, री इंश्योरेंस कैपेसिटी बढ़ेगी और बेटर रिस्क कवरेज मतलब कस्टमर्स को देने का मौका मिलेगा इसके अंदर में। नरेंद्र जी, क्योंकि अब अगर ऐसा होता है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास हेल्थ कवर जैसे अन्य प्रोडक्ट बेचने की अनुमति होगी, और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास इसके उलट पॉलिसी, जो जीवन बीमा पॉलिसी है उसे बेचने की अनुमति होगी। तो कहीं ना कहीं ग्राहक के पास ये एक हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस भी रहेगा कि वो एक ही कंपनी का चुनाव करे और इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होता। क्योंकि अब अगर मैं या आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपको मोटर व्हीकल के लिए अलग पॉलिसी है, जीवन बीमा अलग है, हेल्थ अलग है, तो इस तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति भी बहुत कम होती हुई। एकदम सही कहा आपने, कंफ्यूजन भी स्थिति कम होगी और मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में डील करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं एक ही इंश्योरेंस कंपनी से अपने सारे हेल्थ है, जनरल इंश्योरेंस है, चाहे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस, सब एक ही इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता हूँ। और अगर यूनिफाइड लाइसेंस आ जाता है और 100% एफडीआई का, एक इनोवेशन जो मेरे हिसाब से जरूरत है इस सेक्टर में है कि कॉम्बी प्रोडक्ट्स की। आजकल मेरे को अलग अलग प्रोडक्ट लेना पड़ा, मेरा लाइफ अलग है, मेरा हेल्थ अलग है, मेरा मोटर अलग है, प्रॉपर्टी अलग है। अगर इसके अंदर में कॉम्बी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, छोटे सैचेट साइज के प्रोडक्ट्स जिसके अंदर में सारे रिस्क्स एक ही पॉलिसी के अंदर में कवर्ड है, उससे क्या एडमिनिस्ट्रेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। और जब हम इस यूनिफाइड लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो इसके लिए नियम क्या रहेंगे, और इसके लिए अगर आप कंपनी को आवेदन करना है तो क्या चेंज उसको करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी में इस तरह से इस यूनिफाइड लाइसेंस को अपनाने के लिए? नहीं, तो यूनिफाइड लाइसेंस तो ये IRD रेगुलेटर की पहल है और रेगुलेटर सरकार से चर्चा कर रहा है कि ये ऐसा एक नियम लेके आए। बहुत सारे देशों के अंदर में यूनिफाइड लाइसेंस अभी ऑलरेडी लागू है। तो इससे जैसे अपने अभी चर्चा में अपन ने कहा ही है कि एक ही लाइसेंस के तहत आप जीवन बीमा, साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा तीनों मतलब दे सकते हो कस्टमर्स को। और डीए ने क्या किया है, 100% एफडीआई अगर मंजूरी हो जाती है सरकार की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर में, तो इसके लागू करने के बाद में इसका कंप्लायंस सिस्टम बहुत मतलब सरल हो जाएगा। रिस्क बेस्ड कंप्लायंस ऑलरेडी आ चुका है करंट स्टेज में, ये यूनिफाइड कंपनीज को इसका फायदा होगा और इसके अंदर में कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विस और प्रीमियम के अंदर में कितने कैसे उसको मतलब डिस्काउंट मिल सके, प्रीमियम उसको कॉम्पिटिटिव कैसे मिल सके, उसके अंदर में ये सहायक है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जो ग्राहकों का अनुभव है वो अगर सुखद होगा तो जब अपना अनुभव दूसरे के साथ साझा करेंगे, खास तौर पर पॉलिसीज़ को लेकर और बड़ा कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने की अगर तैयारी है तो ये अपने आप में सेक्टर के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और साथ ही अच्छा वाला। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी इस शो पर आने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए और हमें यूनिफाइड लाइसेंसिंग के बारे में इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के सार्वजनिक प्रसारक यानी कि अपने दूरदर्शन के बारे में, जिसने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रख दिया है और हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए आप वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये दर्शकों के लिए अपने दूरदर्शन से जुड़ने की एक बड़ी सौगात है, जिसमें आप पुराने शोज़ अपने परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्कियों पर एंजॉय कर सकते हैं। और फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आगे आप न्यूज़ 10 देख सकते हैं मेरी सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।